माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज सुबह से ही इसकी शुरुआत माननीय कैलाश जी ने जिन शब्दों और जिन भावार्थों के साथ शुरू की, बड़ा अच्छा लगा कि आपस में पक्ष विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनका जरूर ये दायित्व भी है, और हम जो नए चुन के आते हैं वो आप जैसे लोगों से ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सामाजिक न्याय की जो बात कही, इसके अंदर निश्चित रूप से जिस मुकाम पे हमें पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाए। कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात माननीय अधिकतर सदस्यों ने कही कि कानून व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हो, खाली पद भरे जाएं, और आधुनिकीकरण पुलिस का जो आज मुख्य आवश्यकता जो है, क्योंकि साइबर क्राइम इतने हो गए कि उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस के आधुनिकीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो पुलिस के आधुनिकीकरण में और ज़्यादा बजट की यहाँ आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा, यदि हम राजस्थान को जब सब लोग मिलके और एक उन्नत राज्य बनाना चाहते हैं तो प्रशासनिक सुधार की बात सबसे पहले। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रशासनिक सुधार में ये निश्चित रूप से हमें सदन के अंदर सच बोलने और सच सुनने का मादा पैदा करना पड़ेगा। यहाँ पक्ष और विपक्ष के अधिकतर सीनियर जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एक पीड़ा जाहिर की थी कि जब सदन चलता है तो अधिकारी दीर्घा के अंदर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित है, लेकिन नौकरशाही इस प्रदेश में शायद इतनी हावी है कि बार बार चर्चा करने के बावजूद भी इसकी कमी कहीं न कहीं खली। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार के अंदर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक एक उन्नत राजस्थान की कल्पना कहीं ना कहीं बेमानी लगती है। माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त की नियुक्ति की आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन उनके लिए आवश्यक संसाधन आप जल्दी से जुटाएं ताकि वो अपना कार्य जो शुरू कर सकें। पूर्व सरकारों की जांचों को लेके जो आयोग बनाए उनका क्या हश्र हुआ। एक तरफ एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के बंगले को लेके सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन भर्ती के लिए हड़तालें करने वाले युवाओं को एक नौकरी पाने के लिए लोग जो सड़कों पे संघर्ष कर रहा है उसके लिए हम कोई ठोस कार्य योजना नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं हमें एक समानता रूप में हमें आवश्यक कदम सरकारों को उठाने के प्रयास हम सबको मिलकर करने हैं। टैक्स फ्री बजट की बात की, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस तरह माननीय कैलाश जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं यदि हम छोटा सा टैक्स भी लगा देते, क्योंकि जब तक हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात ढंग से नहीं करेंगे तब तक हम राजस्थान को उन्नत श्रेणी के राज्य के अंदर कैसे ले जाएंगे। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज बजरी की बात यदि हम करें, अभी जैसे माननीय संयम जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि कुछ केंद्र सरकारों ने कटौती कर ली, 15,000 करोड़ की कटौती कर ली। अब बजरी के अंदर या 50,000 करोड़ का मामला इस प्रदेश के अंदर हो गया, तो निश्चित रूप से हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि हम ऐसे कानून यहाँ बनाएं। आज बजरी माफी हावी हो गया, खनन के अंदर हम स्पष्ट नीति नहीं ले पाए। आज हालात ये कि पिछले 4-5 साल से पहले की बात यदि हम करें तो 4-5 साल हो गए कई लोगों को खनन पट्टे मिले हुए, लेकिन वो लोग इसी और दूसरे विभागों की एनओसी के कारण आज अपना जो खनन का कारोबार नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है और रॉयल्टी की बहुत बड़ी चोरी भी हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इस मामले में ठोस कार्य योजना की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। बजट का खर्च नहीं होना, अभी बहुत बड़ी खबर छपी थी कि नागौर जिले के अंदर पिछले साल का 70% घोषणाएं अधूरी है। तो इस पर ठोस कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इसके अंदर भी कोई ठोस कार्य योजना बने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की हम बातें सुनते आए, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में ये लिख के आया कि पिछले 6 साल के अंदर 25,000 स्कूलें प्रदेश की बंद हो गई, जिसके अंदर यदि मोटा मोटी हम एक विश्लेषण करें
तो 5200 करोड़ का बजट जो है सरकार का वो यूं ही चला गया धूल के अंदर। तो ऐसी कोई हम सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसी योजनाएं नहीं बनाएं। कई बार सरकारें जब जाने वाली टाइम होती है तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाती है, जैसे किसान कर्ज माफी की बात है, वो भी मैं बात यहाँ करना चाहूँगा कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी को लेके और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कई चीज़ों के राइडर लगा दिए। तो हम लोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति हमारा मकसद नहीं हो, हम ये चाहें कि सरकार ये हमारा प्रदेश जो है खुशहाल कैसे हो। चिकित्सा की यदि बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात करूंगा कि धूल दूसरी हो रही 18 लाख की एम्बुलेंस, मरीजों को लाभ नहीं। विधायक कोटे से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस दी और 6 महीने के बाद भी सिर्फ वो इसलिए चालू नहीं हुई कि उसके अंदर उसको चलाने वाला नहीं है। तो सिर्फ आंकड़े बड़े बताने से या हमने इतना खर्चा कर दिया, इतना हमने प्रोविजन कर दिया, उससे कोई राजस्थान की हालात के अंदर सुधार नहीं होने वाला है। स्वायत्त शासन विभाग और खनन विभाग के अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल हमारे प्रदेश में है कि हम बहुत बड़ा पैसा जो है इससे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, निजीकरण की बातें सभी ने कही, लेकिन निजीकरण हो क्यों रहा है उसके तय में भी हमें जाना पड़ेगा कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगने के बाद वो काम करना नहीं चाहता और उसी का परिणाम ये है। अभी जैसे सीएम जी ने नो बैग डे की बात की, सरकारी स्कूलों के अंदर हमने बच्चों को बस्ता लेके नहीं गए, उससे हम बच्चे जो सरकारी स्कूलें छोड़ के और प्राइवेट स्कूलों में चले गए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें निजीकरण पे भी बहुत गहनता से इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर निजीकरण क्यों हो रहा है। बायोमेट्रिक्स उपस्थिति को लेकर सरकारों ने सर्कुलर जारी किए कि हर विभाग के अंदर जो है वो बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार के खर्च हो गए, लेकिन आज तक उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, विद्युत मंत्री जी विराजमान है, विद्युत कंपनियों की बात हमारे पूर्व मंत्री जी ने कही थी, लेकिन विद्युत के अंदर सबसे बड़ा घाटा जो है वो विद्युत जो तंत्र के अंदर जो मटेरियल खरीद का है और डिसमेंटल का जो सामान जमा कराने का है, उसके अंदर अरबों करोड़ों का जो घोटाले और अनियमितताएं जो हो रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें उनकी लगाम लगानी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, सहकारी बैंकों की स्थिति को मजबूत करना और किसान की बात हम सब करते हैं, लेकिन किसान को यदि मजबूत हम नहीं करेंगे तब तक इस राजस्थान जैसे प्रदेश की जीडीपी और इसको उन्नत प्रदेश बनाने के अंदर हमारे प्रयास काफी कम है। और दूसरा में राजस्थानी भाषा की मान्यता और स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कहीं ना कहीं बजट में हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय